नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बिडिन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपने क्लास 12th बायोलॉजी पढ़ रहे थे और जिसमें अपना चैप्टर था 5 नंबर। और इस चैप्टर के अगर हम नाम की बात करें तो बच्चों अपने पास ये चैप्टर था वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का, जिसकी अपने 10 क्लासें हो चुकी हैं। ये अपनी 11वीं क्लास है। इससे पहले वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट बनी, उस प्लेलिस्ट से जाकर पहले वाले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देख लेना। अब देखते हैं अपने लास्ट जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे जीन व गुणसूत्रों में समानताओं की। उससे पहले हमने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी पढ़ा था और वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो प्रायोगिक सत्यापन किया था वो भी हमें पढ़ना है, जिसमें अपने बात करेंगे टी.एच. मॉर्गन का जो सहलगनता का नियम है, जिसने मेलिना जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग किया था, वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन पहले जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारे पास जो टॉपिक था बच्चों वो था अपने जीन व गुणसूत्रों। जीन व गुणसूत्रों में तुलना। तो जीन और गुणसूत्रों में तुलना करनी है हमें। जीन और गुणसूत्रों में तुलना करनी है। तुलना का मतलब बच्चों हमें देखना है कि जीन में ऐसी क्या विशेषता है और गुणसूत्रों में ऐसी क्या विशेषता है। तो ये एक प्रकार से उनकी क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी। वैसे अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में जो दे रखी है तुलना के रूप में बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों समानताएं दे रखी है, लेकिन हेडिंग तुलना की है। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। अगर 2 कॉलम की बात करते हैं तो एक साइड बच्चों हम लिख लेते हैं जीन, एक साइड हमने लिख लिया जीन और एक साइड बच्चों हमने लिख लिया गुणसूत्र। जीन और गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अब देखते हैं अपने जीन और गुणसूत्र में क्या क्या अपने समानता है या इनकी तुलना किस प्रकार अपने कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं जीन के अंदर 1 नंबर अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपको पता है बच्चों, हमने पहले ही जब जेनेटिक्स की टर्म्स पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि कोई भी जो जीन है वो हमेशा एक युग्म के रूप में या जोड़े के रूप में पाया जाता है। यानी एक जीन के 2 विकल्पी रूप होते हैं, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। यानी जैसे हमने बात की थी, जैसे कोई भी अपने जीन ले लेते हैं, ये पादप की लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन, इसको अपने क्या करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। मेंडल के अनुसार टी से प्रदर्शित करते हैं और इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, एक टी और आती है, ये स्मॉल टी, ये भी क्या है, लंबाई को नियंत्रित करती है। तो ये लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन, ये कौन सा जीन है, लंबाई को नियंत्रित करने वाला। लेकिन इसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं। 2 युग्म विकल्पी मतलब यहाँ पर 2 है, एक जीन के 2 रूप हैं या इसको अपने बोल सकते हैं विकल्प है। तो एक ये जो कैपिटल टी है इसको तो अपने बोलते हैं बच्चों प्रभावी, और जो स्मॉल टी होता है इसको बोलते हैं बच्चों अपने अप्रभावी। तो ये 2 रूप हो गए या 2 विकल्प हो गए, प्रभावी हो गए और एक अप्रभावी हो गया। यानी ये क्या है, एक जोड़े के रूप में है। क्या है, एक जोड़े के रूप में है। इसी प्रकार हम अगर गुणसूत्रों की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब अपने कह सकते हैं टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। यानी अगर गुणसूत्रों की बात करें मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल अगर संख्या की बात करते हैं तो टोटल संख्या हो जाती है इनकी 46। टोटल संख्या कितनी होगी, 46। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं ये 2-2 के जोड़े में रहते हैं। अब इसमें से अपने 2-2 के जोड़े में रहेंगे तो यहाँ पर जो 22 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल कितने, 44 गुणसूत्र। ये तो क्या होते हैं, ये एलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, एलिंग गुणसूत्र। एलिंग गुणसूत्र क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते। दूसरा आता है अपना 22 जोड़ी तो हो ही गए, एक जोड़ी बचा है। एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचा है ये कौन सा गुणसूत्र कहलाता है बच्चों, ये लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अब लिंग गुणसूत्र है
तो क्या करेगा बच्चों, लिंग का निर्धारण करेगा। यानी मनुष्य के अंदर नर पैदा होता है या मादा पैदा होती है, उसका निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर लिंग गुणसूत्र भी मादा में अलग होंगे और नर में अलग होंगे। अगर हम बच्चों मादा की बात करते हैं तो मादा में कौन कौन से होते हैं, एक्स होते हैं। अगर नर की बात करें तो नर में कौन सा होगा बच्चों, एक्स और वाई होगा। यहाँ पर दोनों गुणसूत्र देखो एक्स क्या है, समान है, तो ये कौन सी अवस्था होती है, ये समयुग्मजी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होगी बच्चों, समयुग्मजी अवस्था, समयुग्मजी अवस्था। और यहाँ पर देखो एक एक्स है और एक है वाई, यानी दोनों गुणसूत्र क्या है बच्चों, समान नहीं है। तो ये जो कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन होगी, ये विषम युग्मजी कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, विषम युग्मजी। और सामान्यतः जो जीन होते हैं वो विषम युग्मजी रूप में होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों समान नहीं है, तो ये कंडीशन कौन सी है, विषम युग्मजी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, विषम युग्मजी कंडीशन है। तो सामान्यतः जीन का जो रूप होता है वो विषम युग्मजी होता है। यहाँ पर देखो अपने अगर बात करते हैं नर के अंदर तो x और y है, ये y क्या है, प्रभावी, और x क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो y अगर गुणसूत्र x के साथ अपने क्या करे, संपर्क करेगा या जुड़ेगा तो क्या पैदा होगा, नर पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, ये सॉरी y क्या है, प्रभावी है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये कंडीशन हो गई विषम युग्मजी। अब आते हैं अपने वापस पॉइंट पे, जीन और गुणसूत्रों की हम क्या करें, तुलना कर रहे हैं जिसमें, या फिर अपने समानता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीन में क्या होते हैं, जीन पहले पॉइंट की बात करें तो जीन हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। जीन हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। किस रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे, यानी पेयर के रूप में होंगे। हमने बात कर ली थी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, एक पेयर है या जोड़े के रूप में है। तो गुणसूत्रों में पहला पॉइंट, जीन में पहला पॉइंट क्या है अपने, जीन हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं गुणसूत्रों की। इसी प्रकार अपने गुणसूत्रों की अगर बात करें तो गुणसूत्र भी क्या होंगे, जोड़े के रूप में होंगे। अभी हमने बात की थी एक एग्जाम्पल जो सामान्य अपने दैनिक जीवन में देखते हैं अपने मनुष्य के अंदर सबको पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र है, टोटल संख्या 46 है, लेकिन पेयर के रूप में बात करें तो कितने पेयर हैं, 23 जोड़ी। तो यहाँ पर गुणसूत्र में भी अपना पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपने, लिख सकते हैं अपने गुणसूत्र भी जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। वैसे अपने कोई अलग से हेडिंग नहीं दे रखी एनसीईआरटी में, जो अपने प्रयोग दे रखा है उस प्रयोग के साथ में ही यहाँ पर कुछ इसमें दे रखा है। अब देखो अपने दूसरे पर चलते हैं। पहला समझ में आ गया होगा, जीन हमेशा जोड़े में होंगे, गुणसूत्र भी हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। लेकिन जब भी अगर हम बात करें जोड़े में जब गैमेट्स बनते हैं तो जोड़े से जब पृथक पृथक होंगे तो ये पृथक पृथक गुणसूत्रों में चले जाते हैं। जैसे हमने बात की थी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, जोड़े के रूप में है, क्या है, जोड़े के रूप में। लेकिन जब भी इनका क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे तो ये टी पृथक चला जाएगा और ये टी क्या चला जाएगा, पृथक चला जाएगा। यानी ये क्या करते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं। जब भी आगे गैमेट्स बनेंगे तो विसंयोजित हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम गुणसूत्रों की बात करते हैं तो मादा के अंदर XX थी, हमने बात की थी अभी। लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं, केवल मादा में XX गुणसूत्र हैं और नर में कौन से थे, XY गुणसूत्र थे। अब मुझे बताओ कि ये दोनों X गुणसूत्र जाते हैं कि आगे संतति में, नहीं जाते। इसमें से केवल क्या होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक X गुणसूत्र ये और एक X गुणसूत्र ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर एक X गुणसूत्र पृथक हो गया और ये गुणसूत्र भी
पृथक हो गया। अब देखो मादा का एक X गुणसूत्र होगा और एक नर का X गुणसूत्र होगा। तब मुझे बताओ कि मादा के दोनों X गुणसूत्र एक साथ अंडे में गए क्या? अंडे में एक X गुणसूत्र जाएगा, दूसरे अंडे में दूसरा X गुणसूत्र जाएगा। कभी भी एक अंडे के अंदर दोनों X गुणसूत्र नहीं जाते अपवाद को छोड़ के। अगर एक अंडे के अंदर दोनों गुणसूत्र चले जाते हैं तो मादा के अंदर कितने गुणसूत्र गए? मादा से 24 गुणसूत्र चले गए। और नर से कितने गुणसूत्र आए? 23 गुणसूत्र आए। 24 और 23 कितने हो गए? 47 गुणसूत्र हो गए, जिसके कारण मनुष्य के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? रोग उत्पन्न हो जाता है। असामान्य कंडीशंस हो जाती हैं, वो अपने ये जो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही अपने जो मेलानोगास्टर पर प्रयोग है वो करने के बाद आनुवांशिक विकार आएंगे या आनुवांशिक रोग आएंगे, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे अपने सिंड्रोम पढ़ने हैं। जिसमें क्या होगा? किसी में X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, किसी में 2X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, किसी में X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो वो क्या है? अपवाद का रूप है। लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से बात करें तो जब मादा से अंडा पहुंचता है तब इसमें केवल एक X गुणसूत्र ही जाएगा, और नर से जब शुक्राणु आएगा उसमें या तो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु होगा या फिर क्या होगा बच्चों? Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु होगा। तो अब यहाँ पर अपने बात करें, जब इनका क्या हुआ, जब इनसे गैमेट्स बने तो इनका क्या हो गया? विसंयोजन हो गया। और जब विसंयोजन होता है तो इस प्रकार से विसंयोजन होता है कि केवल एक युग्मक में जोड़े में से केवल एक ही जीन या एक ही गुणसूत्र जा पाता है। कहने का पहले अपने ये पॉइंट लिख देते हैं, फिर इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि युग्मक जनन के दौरान, किसके दौरान बच्चों? युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन का मतलब है जब गैमेट्स का निर्माण हो रहा हो या गैमेट्स बन रहा हो। जैसे अगर मनुष्य में सामान्य एग्जांपल ले लेते हैं तो अंडा जो बनता है वो भी एक युग्मक है, गैमेट्स है। शुक्राणु है वो भी क्या? एक युग्मक है, गैमेट्स है। तो जब अंडा या जो शुक्राणु बनता है उसको, उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मक का निर्माण। तो युग्मक के जनन के दौरान ये इस प्रकार से संयोजित होते हैं, एक जोड़े में से केवल एक ही जीन क्या कर पाता है? आगे युग्मक में जा पाता है। तो युग्मक जनन के दौरान जीन इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि जोड़े में से केवल एक ही जीन युग्मक में जा पाता है, युग्मक में जा पाता है। भी अब यहाँ पर अपने समझ लेते हैं, ये जीन है, लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं। अब जब भी इनका युग्मक बनेगा, जैसे मान लो एक युग्मक ये बन गया, युग्मक गैमेट्स बन गया, एक युग्मक ये बन गया। अब बच्चों इसमें देखो, यहाँ पर युग्मक में इन दोनों में से केवल कौन सा जीन है? ये एक जोड़ा ही तो है, ये क्या एक जोड़ा है। इस एक जोड़े में से कितने जीन आए हैं युग्मक में? इनको अपने बोलते हैं युग्मक। युग्मक ये भी क्या है? एक युग्मक, जैसे अंडा और शुक्राणु हो गया। अब युग्मक है, इस युग्मक के अंदर देखो इस जोड़े में से कितने जीन आए? केवल एक जीन है, या तो प्रभावी आ सकता है या अप्रभावी। तो यहाँ पर प्रभावी आ गया। दूसरा युग्मक बना, यहाँ पर क्या आ गया? अप्रभावी आ गया। तो यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया होगा। युग्मक जनन के दौरान, यानी ये जो युग्मक बन रहे हैं जनन के दौरान, ये जीन इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि जोड़े में से, ये जोड़ा हो गया, इस जोड़े में से केवल क्या आ रहा है बच्चों? एक ही जीन यहाँ पर युग्मक में आ रहा है। यही क्रिया किसमें होगी? यही क्रिया होगी गुणसूत्रों में। तो अपने गुणसूत्रों में और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने गुणसूत्रों में और देख लेते हैं, गुणसूत्रों में ये क्रिया किस प्रकार से होगी। अगर हम गुणसूत्रों में बात करते हैं तो गुणसूत्रों में क्या होगा? गुणसूत्रों में भी ये क्रिया होगी, यानी युग्मक जनन के दौरान, युग्मक
जनन के दौरान गुणसूत्र युग्मक में, या अपने कह सकते हैं गुणसूत्र इस प्रकार से संयोजित होते हैं। बस सेम की सेम अपने बातें इसमें भी लिखनी है। गुणसूत्र इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही युग्मक में जा पाता है, युग्मक में जा पाता है। ये फिर से थोड़ा देख लो इसको। जैसे अपने बात करें तो मनुष्य के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये जोड़े के रूप में है। जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे जो कोशिकाएं बनेगी तो उसमें कितने कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। अब देखो अपने 23 आधे गुणसूत्र होंगे ना। अब देखो यहाँ पर मान लो कि टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र थे। पहले अपने बात करते 1 नंबर जोड़ी गुणसूत्र है, इसमें भी कितने गुणसूत्र होंगे? मान लो अपने लिंग गुणसूत्र की बात कर लेते हैं तो मादा के अंदर XX है और नर के अंदर कौन सा है? X है, Y है। तो ये है तो एक जोड़ी गुणसूत्री लिंग गुणसूत्र है। मादा के अंदर तो XX है, नर के अंदर X है, Y है। जब इनसे युग्मक बनेगा या अंडाणु बनेगा तो अगर इसमें बात करें मादा से 2 अंडाणु बनेंगे तो वो क्या होंगे? एक X गुणसूत्र वाला और एक X गुणसूत्र वाला। अपने केवल लिंग गुणसूत्रों की बात करते हैं। अगर इसके साथ 22 और गुणसूत्र भी होंगे अलिंग गुणसूत्र। लेकिन अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मादा के अंदर क्या है? XX गुणसूत्र है। यह एक जोड़ी गुणसूत्र है। इसमें से क्या आ जाएगा? एक युग्मक में एक X चला गया और दूसरे युग्मक में एक X गुणसूत्र चला गया। अब बताओ मुझे कि इस एक युग्मक में, ये मान लो एक युग्मक है और ये भी क्या है? एक युग्मक है। ये 2 युग्मक हैं। अब एक युग्मक के अंदर केवल इस जोड़े से केवल एक गुणसूत्र इसमें पहुंचा है और एक गुणसूत्र इस युग्मक में पहुंचा है। यानी युग्मक जनन के दौरान गुणसूत्र इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि प्रत्येक जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही कहाँ पहुंच पाता है? आगे युग्मक में पहुंच पाता है। ये अपने 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, पहले अपने जीन की बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने कि तीसरे पॉइंट में जीन और गुणसूत्र में कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। एक अलग अलग जोड़े क्या होंगे? एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होंगे। तो अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। स्वतंत्र क्या होंगे? विसंयोजित होंगे। अब देखो इस पॉइंट को समझ लो। जैसे हमने बात की थी बच्चों द्विसंकर संकरण में, तो अपने वहां पर अपने पादप लिए थे। एक तो RR यानी राउंड, गोल पीले बीज वाले, गोल है पीले बीज वाले। जब बच्चों इनसे युग्मक बनेगा ना तो क्या होगा? ये RR है, ये एक जोड़ी है। इस RR में से केवल एक R क्या आ रहा था? युग्मक जो बनेगा उसमें केवल एक R ही जा रहा था। ये अपनी स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है? विसंयोजित हो रहा है। और Y था तो इसमें से केवल एक Y जाता है। जो नया युग्मक बनेगा वो कौन सा बनेगा? RY वाला बनेगा। तो यहाँ पर देखो अलग अलग विसंयोजित हुए ना। ये R है, ये अलग विसंयोजित हुआ। ये Y है, ये अलग विसंयोजित हुआ। तो यानी जब क्या होता है कि अलग अलग जोड़े से एक दूसरे से स्वतंत्र ये विसंयोजित होते हैं। यानी जीन क्या होंगे?
जब युग्मक बनते हैं तो अलग अलग रूप से या पृथक रूप से विसंयोजित होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं गुणसूत्रों की तो अपने क्या होते हैं, एक तो मादा के अंदर XX गुणसूत्र होता है प्लस 22 जोड़ी गुणसूत्र और होते हैं, नर के अंदर XY होता है और प्लस 22 जोड़ी गुणसूत्र और होते हैं। अब 22 जोड़ी अपने ऐसे मान लेते हैं, इनको 44 लिख देते हैं, क्योंकि 22 जोड़ी का मतलब क्या हुआ, 44 गुणसूत्र हो गए, ये 44 गुणसूत्र हो गए। अब देखो यहाँ पर 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी में तो एक ये जो इसमें से केवल ये एक लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है, तो इसमें से एक X गुणसूत्र आ गया, और यहाँ पर 44 का मतलब 22 जोड़ी, तो प्रत्येक जोड़ी में से एक एक गुणसूत्र यहाँ से निकल कर आएगा। तो यानी मान लो 22 जोड़ी, जैसे एक इस प्रकार से 2 3 4 5 इस प्रकार से 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, तो इस जोड़ी में 2 गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र इससे आएगा, इससे एक गुणसूत्र आएगा, इससे भी एक गुणसूत्र आएगा, इस प्रकार 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उनसे अलग अलग एक एक गुणसूत्र आएगा और एक गुणसूत्र 23वें जोड़ी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, अलग अलग विसंयोजित होते हैं। ये क्रिया जीन में होती है और ये क्रिया किसमें, गुणसूत्र में होती है। तो इसको भी अपने लिख लेते हैं, आपकी दिक्कत नहीं आएगी नोट्स बनाने में। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट सेम ही है, इसके जैसे ही सेम है, यानी अलग अलग जीन क्या रहते हैं, अलग अलग जोड़े से एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। तो इसमें भी क्या होंगे, गुणसूत्र अलग अलग जोड़े से, यानी अलग अलग जोड़े से या अलग अलग जोड़े में एक दूसरे से, एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। योगी जीन और गुणसूत्र में अपने एनसीईआरटी में सिलेबस में जितना देर का है उसके अकॉर्डिंग तुलना। अब इसके बाद अपने आता है वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। तो अपने बात करते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, अपने वही इंपॉर्टेंट है, वही अपने को पढ़ना था मेन। तो अपने हेडिंग रहेगी नेक्स्ट है वंशागति की गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन। अब प्रायोगिक सत्यापन, अब जिसने गुणसूत्रीय सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली क्लास है वो क्लास देख ले, जिसमें पता चल जाएगा कि गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार अपने बात की थी उसमें कि गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे जिस प्रकार जीन कार्य करते हैं उसी प्रकार गुणसूत्र भी कार्य करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जीन और गुणसूत्र में लगभग क्या है, एक जैसे लक्षण होते हैं। अब देखो अपने वंशागति के जो गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था वो किया था मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने, TH मॉर्गन, जिसका पूरा नाम है थॉमस हंटे मॉर्गन। यानी अपने यहाँ पर अगर बात करें प्रयोग करने वाले की तो किसने किया था, पहले अपने शॉर्ट में लिखते हैं इस प्रकार, प्रयोग किसने किया था, मॉर्गन व उसके साथियों ने, मॉर्गन व उसके साथियों ने। किसने किया था बच्चों, मॉर्गन व उसके साथियों ने। मॉर्गन की बात करें तो मॉर्गन का पूरा नाम है TH मॉर्गन। अपने थोड़ी सी आगे बात करेंगे मॉर्गन के बारे में भी, वैसे अपने सिलेबस में मॉर्गन का परिचय नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को थोड़ी सी फैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। अब प्रयोग किस पे किया, तो प्रयोग किया था फ्रूट फ्लाई, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, यानी प्रयोग, या अपने ऐसे बोल सकते हैं इन्होंने प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
इन्होंने प्रयोग ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर पर, जिसको अपने बोलते हैं बच्चों फल मक्खी, फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर पर किया, ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर पर किया। अब देखो प्रयोग किया था मॉर्गन और उसके साथियों ने किस पर किया, ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर पर। अब देखो पहले अपने प्रयोग पढ़ने से पहले ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर का अपने वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर का वर्गीकरण, वैसे 11th में आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी अपने थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं संघ। ये संघ सबको पता है, यहाँ पर संघ कौन सा होता है, इसका आर्थ्रोपोडा संघ होता है। संघ इसका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, 11th में आ चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। वर्ग कौन सा आता है इसका, वर्ग आता है इसका इंसेक्टा। वर्ग कौन सा आता है, इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब कीट वर्ग। वर्ग के बाद अपने देखते हैं इसका गण, गण आता है इसका डिप्टेरा, गण है इसका डिप्टेरा। अब गण के बाद अपने देखते हैं, गण के बाद इसकी फैमिली आती है, या फिर इसको अपने बोलते हैं परिवार। हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, परिवार बोलते हैं। तो परिवार इसका जो होता है वो ड्रोसोफिलिडी होता है। परिवार कौन सा होता है इसका, ड्रोसोफिलाडी या ड्रोसोफिलिडी, ड्रोसोफिलाडे, या आपको ड्रोसोफिलाइडी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ड्रोसोफिलाडे। परिवार के बाद अपने बात करते हैं इसकी जीन्स की। परिवार को अपने कुल भी बोल सकते हैं, या तो अपने जीन्स। जीन्स कौन सा इसका, जीन्स होता है इसका ड्रोसोफिला। जीन्स होता है इसका ड्रोसोफिला। जीन्स के बाद लास्ट में आती है इसकी जाति। जाति की बात करें तो जाति इसकी कौन सी है, मेलिनोगेस्टर, मेलिनोगेस्टर। और आपको पता है जो इसका नाम बनता है वो नाम किसके आधार पर बनता है, इस जीन और वंश के आधार पर बनता है। और ये आपने पढ़ा होगा द्विनाम पद्धति में, द्विनाम पद्धति में इसको पढ़ा होगा। तो ये अपने हो गया ड्रोसोफिला मेलिनोगेस्टर का वर्गीकरण। और उसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, इस नेक्स्ट क्लास में अपने ये प्रयोग सत्यापन देखेंगे इसका, और इसको किस लिए चुना गया था वो भी अपने देखेंगे। अगर इसमें से कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसका आपको सॉल्यूशन निश्चित रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।